जन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वाटर के बारे में, उसमें हमने दो वाटर पढ़ भी लिए थे, एक ग्रेविटेशनल वाटर और एक कैपिलरी वाटर, मतलब एक केशिका जल और एक गुरुत्वीय जल के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक जल छूटा था, उसको तो अभी मैं बता दूंगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो अंतर्ग्राही जल छूटा था। उससे अब उसके बाद हम तुरंत सॉइल साइंस की तरफ रुख करेंगे, जो अब देखते हैं। तो पहला था, हम लोगों ने बात किया था, हमारा लास्ट जो तीसरा नंबर का वाटर था जो पिछले लेक्चर में छूटा हुआ था, वो था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल। अब सबसे क्लियर है, आर्द्रता मतलब ये वाष्प के रूप में ही पाया जाएगा। तो ये मृदा कणों के चारों ओर एक पतली परत के रूप में, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, ये सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर एक थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मैंने बताया ये आर्द्रता के रूप में, वाष्प के रूप में सॉइल पार्टिकल के चारों ओर चिपका रहता है बहुत दृढ़ता से, और इसका प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। जो मूल गोप होता है वो इसको सक करने में सक्षम नहीं होता है। क्लियर? अब बात आती है कि ये कितने वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है। तो यह 31 से लेकर के 10,000 वायुमंडलीय दाब के बीच, 31 से लेकर के 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब के बीच पाया जाता है। यहाँ एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। तो हमने इसमें तीन बातें बताई। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के बेसिस है इसका, वायुमंडलीय दाब किसके किसके बीच होता है? 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब के बीच पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। यह मृदा कणों के चारों ओर दृढ़ता से चिपका रहता है, और इसका वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। आप इसको देखे भी होंगे, कभी गए होंगे अप्रैल के महीने में, तो ऊपर की जो बहुत सूखी हुई एकदम परत हो जमीन की, उसको आप उंगली से हटा के देखें या पैरों से मार करके देखें, तो नीचे की परत ऊपर से कुछ हरी या नमी नुमा दिखाई पड़ती है, वही ये पानी होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अगर हम प्रैक्टिकली इस तरीके से देखें तो आई थिंक ये तीनों जल हो गए हैं। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं सॉइल साइंस और उसके प्रकार वगैरह जो भी है उसमें हम लोग इंटर करते हैं। तो अब देखते हैं सॉइल साइंस क्या है। सॉइल का मतलब भूमि, और मृदा का विज्ञान, जिसमें हम मृदा का अध्ययन करते हैं वो सॉइल साइंस कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉइल साइंस कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा देखें तो अब हम देखते हैं सॉइल क्या है, भूमि क्या है। भूमि पृथ्वी, अगर हम देखें तो भूमि पृथ्वी की वह ऊपरी परत है जो हमारी फसलों को पोषित तथा अवलंब और सहारा प्रदान करती है। भूमि या मृदा पृथ्वी की वह ऊपरी परत है जो हमारे, सिर्फ भूमि की ऊपरी परत मृदा या मिट्टी कहलाती है ये नहीं कहेंगे। भूमि वह मृदा, पृथ्वी की वह ऊपरी परत है जो हमारी फसलों को पोषित करती है, आधार, अवलंब और सहारा प्रदान करती है। इस तरीके से पूर्ण परिभाषा होगी सॉइल की। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ विच सपोर्ट एंड नरिश आवर प्लांट। ये बातें इसमें करेंगे। अब सॉइल शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कहां से? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के शब्द सोलम। मृदा कहां से लिया गया? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब फ्लोर, मतलब फर्श होता है। जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर अथवा फर्श होता है। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया, जिसका मतलब फ्लोर या फर्श होता है। ये बातें यहां देखेंगे। अब मृदा जो है, मृदा विज्ञान की बात करें, पहले मृदा की परिभाषा को, मृदा विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। ये ध्यान रखने योग्य हैं। इन बातों को थोड़ा देखें कि पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, मृदा विज्ञान जो है ये कहां हमने कर दिया? पहला बताया पेडोलॉजी, और दूसरा हमने बताया इडेफोलॉजी।
इडेफोलॉजी। अब पेडोलॉजी में ध्यान रखेंगे, पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा के दो शब्द, पेडॉन प्लस लोगस। ठीक, जहां पेडॉन का मतलब होता है सॉइल और लोगस का मतलब, जहां कभी भी एलओजी लॉजी लग गया, एलओजी वाई लोगस या लॉजी, उसका मतलब ही होता है स्टडी करना। और इन जैसे इडेफोस, यहां हम दो शब्द इडेफोस है, PHOS लगा देंगे, इडेफोस है। इडेफोस का मतलब सॉइल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी करना। पेडोस का मतलब सॉइल होता है और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो दो, इसका सिर्फ यही है, कहाँ सिर्फ आपसे पूछा भी जाएगा तो ये किस भाषा के शब्द हैं? दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और दोनों का अर्थ अगर यहां से इसको अलग अलग करके, हम सिर्फ अलग करें लेकिन इसमें हम पेडोस जोड़ेंगे, पेडोस या पेडोन भी लिखा मिलता है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सॉइल, और इसको क्या कहेंगे? स्टडी करना। इसको क्या कहेंगे? सॉइल, और इसको क्या कहेंगे? स्टडी करना। दोनों में मृदा की स्टडी, लेकिन स्टडी के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। इसमें पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते, किस तरह की मृदा की किसका अध्ययन करते हैं? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। पेडोलॉजी में किस क्या करते हैं? मृदा की उत्पत्ति। इसमें किसका किसका अध्ययन करते हैं? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं। पूछा कभी कभी ये क्वेश्चन बन गया, मान लो लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला, बहुत अच्छा एग्जामिनर बैठा, उसने कहा इंजीनियर पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में किसका यूज करता है? तो ध्यान रखेंगे पेडोलॉजी का प्रयोग इंजीनियर करता है। घर बनाना हुआ, वो पेडोलॉजी को ही ध्यान रखेगा, ऐसे उछालेगा और जान जाएगा कि हाँ यहाँ कितनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, क्या है, क्या व्यवस्था है, वो सारी बातें जान जाएगा। क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं उन क्षेत्रों में, जिस चीज़ में जो एक्सपर्ट है वो अपना काम अच्छा कर लेता है। खैर, तो पूछे इंजीनियर, तो इंजीनियर इससे रिलेटेड होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पेडोलॉजी में एक बात कही गई है कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। ये मृदा को क्या मानता है? पेडोलॉजी में मृदा को क्या मानता है? यह मृदा को प्राकृतिक पिंड मानता है। पेडोलॉजी में मृदा को क्या माना गया है? मृदा को प्राकृतिक पिंड माना गया है, प्राकृतिक पिंड माना गया है। पेडोलॉजी के अंदर मतलब नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल बॉडी माना गया है, नेचुरल बॉडी माना गया है, प्राकृतिक पिंड मानता है ये पेडोलॉजी आपका। तो चीजें ध्यान में आ गई। इंजीनियर इसी का प्रयोग करता है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं, मतलब इसका मृदा की इस प्रकार चीजों का अध्ययन करते हैं। और यह प्राकृतिक पिंड मानता है मृदा को, बस इतना ही मानता है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं मानता। आगे देखते हैं इडेफोलॉजी। आप चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लिया करेंगे। अब बात करते हैं इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी भी ग्रीक भाषा का शब्द है। इडेफोलॉजी में क्या करते हैं, इस चीज बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूछे निम्न में से किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा का कौन सा व्यवस्था है, तो इडेफोलॉजी में किसान का ही सबसे बात होती है। यह किसानों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इडेफोलॉजी किसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें मृदा की उपयोगिता के बारे में बात की जाती है। मृदा की उपयोगिता, इसमें मृदा की फसलों के लिए उपयोगिता की बात होती है, के लिए उपयोगिता की बात होती है। मृदा की फसलों के लिए उपयोगिता मतलब सॉइल फर्टिलिटी, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। फसलों के लिए उपयोगिता की बात होती है। क्लियर? तो पूछ ले आपसे
किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण इडेफोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेडोलॉजी। इसमें इस बात का ध्यान है, ये क्या मानता है, इडेफोलॉजी जो है वो मृदा को, यह मृदा, इडेफोलॉजी क्या मानता है, यह मृदा को पौधों के लिए, यह मृदा को पौधों के लिए प्राकृतिक आवास मानता है, प्राकृतिक आवास मानता है। मतलब नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, यह क्या मानता है, यह प्राकृतिक आवास मानता है, किसके लिए, फॉर प्लांट, पौधों के लिए यह प्राकृतिक आवास मानता है इडेफोलॉजी मृदा को। और वो क्या मानता है, प्राकृतिक पिंड। दोनों में ये चीजों का भी अगर अंतर भी पूछ ले, कहीं कोई आपसे डिस्क्रिप्टिव कहे कि ऐसे कह दे कि इस तरीके से चीजों को बताइए, तो आप इस तरीके से चीजों को सुन करके और ध्यान से आप लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट आराम से। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें। अब बात आती है सॉइल। आज हम पढ़ लेते हैं सॉइल प्रोफाइल। आज हम पढ़ लेते हैं क्या, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, अब फिर हम लोग सॉइल कंपोनेंट, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। क्लियर होगी बातें। इसमें क्या पढ़ लिया, देखा हमने मृदा परिच्छेद का। अब मृदा परिच्छेद का ध्यान रखेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है, मृदा की ऊर्ध्वाधर काट, ध्यान से सुनेंगे, मृदा की ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेद का कहलाती है। और उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत परत पाए जाते हैं, उन्हें संस्तर के नाम से जाना जाता है। मैं 2 चीजें बताया क्या, मृदा की ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेद का कहलाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के लेयर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संस्तर कहलाते हैं। क्लियर होगी बातें। तो ध्यान रखेंगे मृदा परिच्छेदिका हम बना रहे हैं, एक फिगर बना रहे हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे। हेडिंग डाल लेंगे मृदा परिच्छेदिका, हेडिंग डाल लेंगे मृदा परिच्छेदिका। इसे क्या कहते हैं, रॉक, या आर भी हम लिखते हैं कहीं कहीं। O1, O2, A1, A2 या E, A1, A2 या E ध्यान रखेंगे। A3, B1, B2, B3, C। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इसमें ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं, हम जैसा कि पता है ये 10 संस्तर हमने बता चुके हैं कि पहला मैं शब्द यूज किया होगा कि पहले मैं बताया होगा कि एक परिपक्व मृदा में 10 संस्तर होते हैं, उसमें 5 मास्टर होराइजन होते हैं। ये हम शुरू में ही बता चुके हैं। वो 5 ध्यान रखेंगे, परिपक्व मृदा में कितने संस्तर होते हैं, 10 संस्तर होते हैं। और कितने मास्टर होराइजन होते हैं, 5 मास्टर होराइजन। मास्टर होराइजन उसके नाम हैं A, B, C, A, B, E, C, O, O, A, E, B, C, O, A, E, B, C, इनको ध्यान रखेंगे। O, A, E, B, C ये 5 मास्टर होराइजन होते हैं, और एक परिपक्व मृदा में 10 होराइजन होते हैं और 5 मास्टर होराइजन होते हैं। हम देखते हैं वो संस्तर जो होता है ये फॉरेस्ट एरिया में होता है। कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, मतलब जंगली क्षेत्रों में वो संस्तर पाया जाता है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जिससे क्लियर हो नहीं रहा था। तो हम अब देखते हैं कि ए को हम क्या कहते हैं, ए होराइजन, और ए को हम किस नाम से और जानते हैं, मिनरल संस्तर, खनिजीय संस्तर के नाम से भी हम जानते हैं। इस बात का ध्यान, ए को किस नाम से जानते हैं, खनिजीय संस्तर के नाम से जानते हैं। A2, और इसमें हम देखें यहाँ लिखा है A2 या E संस्तर।
इसे एलुवियल संस्तर या वॉश आउट भी कहते हैं। क्यों हमने ये शब्द लिखा वॉश आउट? वॉश आउट का मतलब बह करके निकल जाना। तो इसमें क्या क्या यहाँ से निक्षालित होता है, क्या क्या बह करके निकलता है, नीचे जाता है? आयरन, एल्युमिनियम और क्ले के ऑक्साइड्स, ये निकल करके कहाँ चले जाते हैं? बी संस्तर में। तो ध्यान रखेंगे A3 को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल, परिवर्तनशील संस्तर। A3 को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील संस्तर। यहाँ मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं, इसको ध्यान रखेंगे। A3 को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील संस्तर। B1 को भी परिवर्तनशील संस्तर के नाम से जानते हैं। ये इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे से, लेकिन A3 को A3 क्यों लिखा है? इसका ज्यादातर हिस्सा A जैसा दिखता है, इसलिए A3 लिख दिया है। और B1 में इसका ज्यादातर हिस्सा B जैसा दिखता है, इसलिए B1 लिखा गया। लेकिन ये दोनों परिवर्तनशील संस्तर होते हैं, ट्रांजिशनल होराइजन होते हैं। B को हम क्या बोलते हैं? इल्यूवियल, मतलब कि यहां से जो चीजें निक्षालित होकर के आती हैं, मतलब जो आती हैं बह करके, वो कहां इकट्ठी होती हैं? बी संस्तर में, इसलिए इसे वॉश इन लिखा है। ये इस बात का ध्यान रखेंगे। या एलुवियल, क्या बोलते हैं? इल्यूवियल। सी को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ। यह असंपिंडित संस्तर होता है और इसमें क्षरण की क्रिया होती है, टूटन फूटन की क्रिया होती है, जिससे ऊपर के हिस्सों का निर्माण होता है और धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। 1 इंच मृदा बनने में लगभग 800 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 1 इंच मृदा बनने में लगभग 800 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। कितने साल लग जाते हैं? 800 से 1000 वर्ष लग जाते हैं 1 इंच मृदा बनने में। तो सोचे कितने कई सालों में पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग हम लोग 4.54 मिलियन वर्ष मान के चलते हैं। इतना वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड ये तो 13.4 या लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, इतना मानते हैं। 15 बिलियन वर्ष पूर्व, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 बिलियन, इतने वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई है। बिलियन ध्यान रखेंगे, मिलियन नहीं बिलियन। इतने वर्षों बाद और धीरे धीरे ये सारी क्रियाएं हुई। कभी इन बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है। तो हमने बताया जंगली मृदाओं में ओ संस्तर पाए जाते हैं, खनिजी संस्तर के नाम से ए संस्तर को जानते हैं। कृषि संबंधित सारी क्रियाएं ए संस्तर में होती हैं। ध्यान रखेंगे, कृषि संबंधित सारी क्रियाएं ए संस्तर में होती हैं। जितने बेसिक क्रियाएं हैं कृषि की, वो सब ए संस्तर में होती है। बी होराइजन्स को उप मृदा के नाम से या सब सॉइल के नाम से जानते हैं। काली मृदा में बी संस्तर नहीं पाया जाता, इस बात को नोट कर लेंगे कहीं। काली मृदा में बी संस्तर नहीं पाया जाता है। और सी को हम पैतृक पदार्थ या असंपिंडित संस्तर कहते हैं, इससे बाकी चीज़ों का निर्माण होता है। ये चीज़ें आप थोड़ा नोट कर लेंगे। फिर अब जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? A2 को हम एलुवियल के नाम से जानते हैं, एलुवियल को A2 के नाम से जानते हैं। बी संस्तर को इल्यूवियल के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे बी संस्तर को उपमृदा भी कहते हैं, मिनरल संस्तर कहते हैं, ए होराइजन को। ये सारे क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन जो है, जितने बेसिक क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम्स के दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, वो सारे हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर दे रहे हैं। अब जो क्वेश्चन, अब क्या और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं? कहा जाता है A+B को मिला करके सोलम को, A+B को मिला करके क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। दूसरा क्या? A+B+C को मिला करके रिगोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। A+B+C को मिला करके क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। तीसरा सोलम प्लस सी को मिलाकर क्या बोलेंगे? रिगोलिथ बोलेंगे। चौथा सोलम और पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ मतलब पेरेंट मटेरियल, इसको भी मिलाकर के क्या बोलेंगे? दोनों को रिगोलिथ। इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? रिगोलिथ। इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? रिगोलिथ।
इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमने जितने शब्द बताए उनका भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं सारी बातों को जहाँ तक मुझे लगता है मैं क्लियर करने की कोशिश कर चुका हूँ। आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट हम लास्ट और पढ़ा दें आप लोगों को आज, सॉइल कंपोनेंट, मृदा के अवयव। तो इसे आप एक बार देख लें, मैं इसे क्लियर साफ कर दूं। अब मृदा के अवयव, मृदा के अवयव, सॉइल, हेडिंग डाल लें आप लोग, सॉइल कंपोनेंट, सॉइल कंपोनेंट, मृदा के, मृदा अवयव, अवयव। मृदा के मुख्यतः 4 अवयव हैं। कौन कौन से? मृदा के 4 अवयव हैं। इसको ऐसे एक बना लें जिसमें 5% योगदान ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ का है। कितना है? कार्बनिक पदार्थ। ये जनरल मान के चलते हैं सारी चीजें, कार्बनिक पदार्थ। %, वाटर, 25% जल, 25% एयर, 25% जल और 25% एयर, और आपका 45% जो भाग माना जाता है वो मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। तो ध्यान रखेंगे, पूछा क्वेश्चन पूछा सॉइल में कितना % खनिज, मृदा के अवयव में सॉइल कितना % खनिज? 45%। 5% कार्बनिक पदार्थ मृदा के अवयव में, 25% वाटर और 25%। हमने देखे ये स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाया इसको, इसलिए कि ये फ्लक्चुएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं। कभी जल कम हो सकता है, कभी हवा कम हो सकता है। बाढ़ की स्थिति, हवा रहेगी नहीं, बाढ़ की स्थिति में जल ही जल रहेगा। और बहुत सूखा पड़ गया तो उसमें वाटर की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, हवा ही हवा रहेगा। तो ये फ्लक्चुएबल होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा फसल उत्पादन के लिए मिट्टी में जल और हवा का क्या अनुपात होना चाहिए? ध्यान से सुन ले एक बार क्वेश्चन। अच्छा फसल उत्पादन के लिए मृदा में जल और हवा का क्या अनुपात होना चाहिए? तो जल का अनुपात 67 अनुपाते आपका 33, 67 अनुपाते 33। जल कितना होना चाहिए एक अच्छा फसल पैदा करने के लिए? 67%। मान लो हम इसको 50 को हम 100% मान लेते हैं। 50 रुपया अपने आप में, 50 रुपया अपने आप में 100 रुपया है, सॉरी 100% है। 50 रुपया अपने आप में 100% है। तो वही अगर हम इसको 100% मान लें तो इसका कितना प्रतिशत? 67 भाग जल होना चाहिए और 33 भाग हवा होनी चाहिए। हम यहाँ जैसे बता रहे हैं 50 रुपए को हम 100% मान लेंगे, तो वही चीज़ यहाँ देख लेंगे। तो क्या अनुपात होना चाहिए? हवा और पानी का, सॉरी हवा और पानी का, या पानी और हवा का। तो 67 पानी होना चाहिए और 33 हवा होना चाहिए। थोड़ा इसको ध्यान से सुन लेंगे। ये वाटर है और ये एयर है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कितने कंपोनेंट होते हैं मृदा के? 4। एक मृदा कितने कंपोनेंट हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। ये मृदा के कंपोनेंट, मृदा के 4 कंपोनेंट, 4 अवयव हैं। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल, हवा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। क्या अनुपात होना चाहिए मैं बता दिया, हवा और, हाँ क्वेश्चन और क्या बन सकता है? मृदा में कितने % ठोस पदार्थ होते हैं? तो 50%। मृदा में कितने % ठोस पदार्थ हैं? 50%। और मृदा में कितने % अनकंसोलिडेटेड, मतलब सॉरी अनकंसोलिडेटेड मतलब ठोस पदार्थ नहीं है। कितने? ठोस पदार्थ नहीं है, सॉलिड पोर्शन नहीं है, तो वो भी है 50%। मृदा में सॉलिड पोर्शन कितना है? 50%। ऑर्गेनिक मैटर को सॉलिड ही मानते हैं और खनिज पदार्थ को भी सॉलिड ही मानते हैं।
और मृदा में आप देख लेते हैं 25% वाटर 25% एयर, ये अपने आप में हम इसको ठोस नहीं मानते, इसको हम अपने आप में ठोस से थोड़ा बिसाइड्स मान लेते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि ये 50%, ये भी 50%। एक क्वेश्चन और इसमें फार्म हो सकता है, हाँ, भारतीय मृदाओं में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, भारतीय मृदाओं में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होता है? तो लेस देन 0.5%, 0.5% से कम कार्बनिक पदार्थ होता है भारतीय मृदा में। अब हम लोग शुरू कर चुके हैं सॉइल साइंस, तो हम सॉइल साइंस भी पढ़ेंगे और कुछ एक आध क्लास सॉइल साइंस पढ़ने के बाद फिर क्राफ्ट एक आध पढ़ लेंगे, फिर सॉइल साइंस पढ़ेंगे, फिर क्राफ्ट पढ़ लेंगे। इस तरीके से रोटेट करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। और एक चीज़ और बता दें, हम लोग कोशिश, अब ये हो गया आज, हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो हो सकता है रॉक्स वगैरह पढ़ ले, रॉक्स पढ़ ले आपका, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आप सॉइल शुरू करेंगे। आप लोग बस ध्यान से अपना पढ़ें, मौज करें, एंजॉय करें, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएँ, कोरोना का मजा लें बस। थैंक यू।